नमस्कार दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के YouTube चैनल पर स्वागत है। आपको जैसा मालूम है कि मैं कुछ टॉपिक के ऊपर अपने दर्शकों से या अपने यूजर्स के साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। एक लिमिटेड वे में करता हूँ। आज उसी कड़ी में जो मैं कर्मा सिद्धांत नियम के अंदर एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके उसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूंगा। देखिए, आप ज्योतिष के क्षेत्र में जब काम करते हैं, चाहे वो आप न्यूमरोलॉजी से करें, चाहे वो आप केपी से करें, चाहे वैदिक से करें, चाहे भृगुनंदी नाड़ी से करें, या आप कोई और पर्टिकुलर ब्रांच है जहां पर आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं या कोई ओकल्ट साइंस की बात करते हैं, उन सब विद्याओं के अंदर आपके कर्म सिद्धांत नियम को देखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो ऐसी मेरी प्रैक्टिस रही या ऐसा मेरा अपना चार्ट्स को रीड करने का तरीका रहा। और क्या भगवान जब किसी को किसी चीज से आशीर्वाद के रूप में उसको देता है तो उस जातक की ये जिम्मेवारी हो जाती है कि उसका सदुपयोग करे और बाकी सब लोगों के साथ भी उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करे। जो आज मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं, मेरी तरफ से तो ये हजारों चार्टों पे टेस्टेड टेक्निक है। आप लोग भी इसे टेस्ट कर सकते हैं और जो मुझसे जुड़ते हैं वो इसके बारे में और डिटेल्स से इन जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, भृगुनंदी नाड़ी के अंदर जब मैंने प्रैक्टिस की तो कर्म, संचित कर्म देखने के लिए मैं हमेशा केतु को रेफरेंस पॉइंट मानता हूं। आपको ये भी मालूम है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पानी है। पानी जो हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर लिक्विड का कारक चंद्रमा को मानते हैं, और चंद्रमा के दो नोड हैं, नॉर्थ नोड और साउथ नोड, जिनको हम राहु और केतु भी बोलते हैं। तो इसी टेक्निक के तहत मैं अब जब पिछले काफी टाइम से ये भृगुनंदी नाड़ी पढ़ा भी रहा हूं, और जितने लोग मुझसे आके पढ़ते हैं उन लोगों को जब मैं ये बताता हूं तो उन लोगों ने इस चीज को, टेक्निक को टेस्ट भी किया है। टेक्निक ये है कि जहां पर भी आपका केतु है, जिस राशि में आपका केतु है, वो केतु वहां पर आपके संचित कर्म को रिप्रेजेंट करता है। और जहां पर आपका शनि है वो आपके प्रारब्ध कर्म को रिप्रेजेंट करता है। या जहां पर आपका राहु है वो आपके आगामी कर्म को रिप्रेजेंट करता है। आगामी कर्म का खाली मतलब अगले जीवन का, या अगले, विशेष रूप से जब हमारा दोबारा जन्म होगा, अगर हम जन्म मरण की चीजों पे विश्वास करते हैं, उस आगामी कर्म का खाली ये नहीं है कि अगले जन्म के कर्मों का, इस जीवन में जो मैं अभी काम कर रहा हूं आज की डेट में भी, इसके कुछ समय के बाद जो मुझे रिजल्ट मिलेंगे वो भी आगामी एक्सेस से देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम सबके कर्म भृगुनंदी नाड़ी से जब मैं निकालना बताता हूं, हाँ, इस जीवन में शनि प्रोफेशन का कारक है, हम इस जीवन में क्या काम करेंगे, लेकिन अभी आज मैं इस क्लास में या इस वीडियो के द्वारा आपसे 3 वर्ड की बात कर रहा हूं। वो 3 वर्ड में से पहला वर्ड है संचित कर्म, दूसरा वर्ड है प्रारब्ध कर्म, तीसरा वर्ड है आपका आगामी कर्म। इन 3 कर्मों की बात करता हूं तो मान लीजिए अगर मेरा केतु 3 में है तो मेरे अपने जो संचित कर्म है पिछले जीवन के, वो हो सकता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए रहे। अगर मेरा सैटर्न 2 नंबर में है तो मेरे संचित कर्म जो होंगे वो तो 3 नंबर से रिप्रेजेंट होंगे कि मेरे को अपने आप को एक्सप्रेस करना है, चाहे मैं बोल के करूं, चाहे मैं लिख के करूं, चाहे मैं किसी और विशेष प्रकार से अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करूं। लेकिन जब शनि 2 में आएगा, 2 नंबर राशि यानी ऋषभ राशि या टॉरस राशि में, तो ये जातक का कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करके काम करना पड़ेगा।
अगर ये कंटिन्यूअसली काम नहीं करेगा, हार्डवर्क नहीं करेगा, इसके जो संचित कर्म है वो खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हम प्रारब्ध कर्म करते हुए ही संचित कर्म को माइनस करने की कोशिश करते हैं। अब जब तक आपके संचित कर्म जिस रेशियो में आपने अच्छे से प्रारब्ध कर्म किए हैं वो माइनस होंगे या प्लस होंगे, क्योंकि आप जब कर्म करते हैं इस जीवन में, कर्म करने की किसी भी इंसान के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप एक मिनिमम कर्म तो वो करेंगे जो प्रारब्ध से आप स्टार्ट करोगे, उसमें से आप संचित आप कंज्यूम करना शुरू करोगे, और उसी बेसिस पे जो बैलेंस रहेगा वो आगामी कर्म में जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप अच्छे कर्म करते हैं और सैटर्न का आप अपने चार्ट के हिसाब से बहुत अच्छा यूज करते हैं, तो आप, जिसको हर कोई जातक ये बोलता है कि हम एस्ट्रोलॉजी में तो डेस्टिनी को देखना पसंद करते हैं कि भाई हम हमारी डेस्टिनी किस तरफ जा रही है, लेकिन हम अपनी फ्री विल के द्वारा भी उसमें अगर कुछ मॉडिफाई कर सके या अपनी अच्छाइयां कर सके, वो चीजें भी उसके साथ साथ ऐड होंगी। तो इस एग्जाम्पल में मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि मान लीजिए यहां पर केतु 5 नंबर में है। इस जातक के जीवन का ये ध्येय है, संचित कर्म है कि इसके जीवन में इसके कर्म तभी कटेंगे जब ये लीडरशिप बनेगा। ये जातक जिनका चार्ट है ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और ना ही इनकी जो सक्सेस का लेवल है उसको जज करने के लिए मेरे पास कोई पैरामीटर है। लेकिन अगर सारा देश इस एक खिलाड़ी को इज्जत देता है, मान सम्मान देता है, इसकी बड़ी पॉजिटिव वे में बात करता है, तो कोई ना कोई तो विशेष बात होगी, क्योंकि केतु 5 नंबर में है। 5 नंबर राजा की है, रॉयल की है, एडमिनिस्ट्रेटर की है, लीडर की है। तो ये सब इसके संचित कर्म है। अब ये जब संचित कर्म को इसको माइनस करने हैं, तो ये सैटर्न के थ्रू ही तो करेगा उसको माइनस, या उनको खर्च करेगा कर्मों को, या उनको पूरा करेगा। अब सैटर्न से जो जुपिटर के कर्म, या जुपिटर जो राशि है वो गुरु की है, जुपिटर जो राशि है वो एक ऑलराउंडर की है, जुपिटर एक नॉलेजेबल रिसोर्स पर्सन की राशि है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जातक अगर मान लीजिए अभी ये 34 साल का है या इसका 35वां साल चल रहा है, ये पहले नॉलेजेबल नहीं था या पहले इंटेलिजेंट नहीं था, मेरा इस बारे में कोई बात नहीं करना है। मैंने आपको सिर्फ ये इसलिए कहा कि पिछले कुछ समय से जब ये जातक के जीवन में कुछ कठिनाई आती है, जैसे हम आम इंसान के भी आती है, तब वो ईश्वर को याद करना शुरू करता है, या उसकी एनर्जी, उसका जो क्लियर जो माइंड है, चाहे वो रिलेटिव्स के थ्रू कह लो या फैमिली मेंबर की तरफ कह लो, या और वेल एडवाइजर्स या वेल विशर्स की तरफ कह लो, उसकी सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए जो द्वार दिखता है इनके कर्मों के द्वारा, वो यही दिखता है कहीं ना कहीं इनके जीवन में। ये इनको नॉलेज भी होनी थी, ये अपने जीवन में ऑलराउंडर की भूमिका भी निभानी थी, और साथ में एक धर्म की प्रति या गुरु की प्रति इनका रुझान बढ़ना था। ये मैं वीडियो जब मतलब जो न्यूज पढ़ रहा था तो उसमें देखा कि इन्होंने पीछे कहीं ये किसी गुरु के आश्रम में गए, फिर ऋषियों के आश्रम में गए, और अभी आप कह सकते हैं महाकाल के मंदिर में भी दर्शनों के लिए गए। तो मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलने की कोशिश करता, अगर कोई गलती हो तो मैं पहले माफी भी मांगना चाहूंगा। मेरा ये मानना है कि चाहे जातक सेलिब्रिटी हो या आम इंसान हो, उसके अगर कर्म हैं तो वो कर्मों के हिसाब से ही अपने रिजल्ट उसको जीवन में करने पड़ते हैं। अब ये जब मैंने वीडियो तो पहले ही बना लिया है, लेकिन ये चलेगा संडे को, 2 दिन पहले मैं शूट कर रहा हूँ, उसको बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन चलेगा संडे को। तो यहां पर देखिए, जब इनका इस पार्ट है, जब उसमें कोई आया, तो मैं इसको ये नहीं कहता कि ये इनको करना था, ये इनकी रेमेडी है। मैं इसको कहता हूं ये कर्म सिद्धांत नियम लिखा था, अगर कर्म सिद्धांत नियम में अगर ये एक्टिवेट होना था पर्टिकुलरली किसी एज में, वो तकरीबन तकरीबन जिसमें होना चाहिए था उसी एज में है।
या आप ये कह सकते हैं 1-1.5 साल पीछे चल रहे हैं। तो वो 1-1.5 साल का जो इनका जीवन का जो उतराव चढ़ाव है वो भी इनको फेल करना पड़ा, यानी इनको वापिस उसी चीज के ऊपर आना पड़ा जो चार्ट इनका कर्म सिद्धांत नियम के अनुसार कहता है। अब मान लीजिए इन्होंने कर्म सिद्धांत नियम के अनुसार सैटर्न का जो वो परफॉर्म करते हुए उसको कर्म को कर लिया। अब जो इनके जीवन में पिछले 1.5-2 साल से जो कठिनाई आ रही थी वो खत्म होनी चाहिए। तो ये कठिनाई अब खत्म होते हुए अगर हमें देखना है कि खत्म होंगी या बढ़ेंगी, ये हमें पता चलेगा राहु से, क्योंकि राहु इनका एक्वेरियस साइन में बैठा हुआ है। अगर राहु एक्वेरियस साइन में बैठा हुआ है तो राहु एक्वेरियस साइन में बैठ के क्या रिजल्ट देगा? एक्वेरियस साइन जो है वो कर्म योगी की है, एक कर्म योगी बना सकता है, एक फिलोसफर बना सकता है, और कुछ चीजों का वो जीवन में सेक्रीफाइस भी कराता है। तो देखिए इनके कर्म में लिखा था कि लीडर बनना है, एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, और अपनी जो स्किल है वो स्किल को भी इनको पूरा रिफाइंड बनना है, तभी उस स्किल के बेसिस पे नंबर 1 की पायदान तक पहुंचना है। जुपिटर सैटर्न का जब चार्ट में कॉम्बिनेशन होता है तो जहां तक वो जो स्किल एक्वायर करता है थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो नंबर 1 तक जरूर पहुंचता है। हाँ, कोई भी नंबर 1 पे आजीवन तो नहीं रह सकता, वो एक अलग बात है किस राशि में होगा। जैसे धनु राशि है तो धनु राशि का मतलब क्या है, एक बार तीर छोड़ा, धनु राशि का तो सिंबल भी है, तो जब तक तीर कमान में है या तीर उसमें अपने जगह पे रखा हुआ है तब तक उसकी वैल्यू है, एक बार छोड़ दिया तो एक्शन परफॉर्म हो जाता है। तो यहां पर आप देखिए इस ब्यूटी इस चार्ट की, मैं अभी आपको इसको सेकंड लेयर में जा रहा हूं। क्यों मैं आपको सेकंड लेयर में जा रहा हूं? पहली लेयर क्या है कि जहां पर आपका केतु है वो आपके संचित कर्म बता रहा है, जहां सैटर्न है वो आपके प्रारब्ध कर्म बता रहा है, और जहां राहु है वो आपके गामी कर्म। अब सेकंड लेयर क्या है जहां पर लोग बहुत सारे और किसी नाम से भी इस इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं या बताते हैं, क्योंकि वो उनका अपना दृष्टिकोण है। मेरा दृष्टिकोण ये है कि पुराणों के अंदर, किताबों के अंदर ये कर्म सिद्धांत नियम के वो वर्ड है जो ऋषियों ने भी लिखा है, और हमारी जो टीचिंग है या जो मेरी जो अभी, क्योंकि मैं जैसे बाकी और एस्ट्रोलॉजर है उन जितना तो कभी ना मेरी इच्छा है कि हम उतना पहुंच पाए, क्योंकि मुझे एक लेट स्टेज में एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान हुआ है, और मैं इस ज्ञान को एक कंट्रोल्ड वे में ही अर्जित करना चाहता हूं, और एक कंट्रोल्ड वे में ही लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि ना तो मुझसे कोई गलती हो और ना ही लेने वाले से कोई गलती हो। तो सेकंड लेयर ये है कि जब जातक आ ही गया इस जीवन में, अगर उसके कुंडली में कर्म, चाहे वो संचित है चाहे प्रारब्ध है, चाहे वो आगामी है, वो फिक्स्ड है या उसकी एक डायरेक्शन तय है। अब वो जातक जो जीव कारक है, वो जीव कारक अपने शरीर के द्वारा, तो भृगुनंदी नाड़ी में जीव को जुपिटर लिया गया है, मार्स को बॉडी लिया गया है, वो उस तरीके से अचीव करेगा। अब ये जातक आप देख सकते हैं कितनी मेहनत करता है, कितने आपको ट्रेंड करता है, ये आपको इस चीज से पता चल जाएगा कि ये जुपिटर इसका कहां बैठा हुआ है। और थर्ड लेयर में मार्स उसको बता देगा। तो मेरा ऐसा किसी भी जातक को कोई मिसगाइड करने का तरीका नहीं है। अगर किसी को अपने कर्मों के बारे में जानना है, उन कर्मों को कैसे अचीव करेगा, तो दोस्तों आप अपना केतु, सैटर्न, राहु देखिए, दूसरे नंबर पे आप अपना जुपिटर देखिए, तीसरे नंबर पे मार्स देखिए। ये जीवन हम सभी को इसलिए प्राप्त हुआ है कि हम अच्छे कर्म कर सके। आपको लगता होगा कि आप कुछ दूसरे वे से कर रहे हैं, तो ये आपकी कुंडली में लिखा होगा, लेकिन कुंडली में कोई ग्रह आपको अच्छा करने के लिए या कोई ग्रह आपको बुरा करने के लिए नहीं बोलता। सभी ग्रह अच्छा रिजल्ट भी देते हैं, सभी ग्रह आपको बुरा रिजल्ट भी देते हैं। ये जो आपकी अंदर की आवाज है, जो आपकी एनर्जी है, उसको आप इस तरीके से यूज करें कि आप अपना भी जीवन अच्छा करें और दूसरों का भी जीवन अच्छा करें। तो दोस्तों ये मेरा एक एग्जाम्पल था, मैं इसको फिर रिपीट कर दूं, इसलिए मैंने बनाया
बनाया इसलिए कि ये जातक का अभी बहुत सारी आवाज उठेंगी। कोई ये कहेगा कि ये बहुत सक्सेस होने वाले हैं। ऑलरेडी जिस जातक ने 70+ सेंचुरी बना ली हैं, या मतलब 75 बना ली है, 76 बना ली है, 24-25 सेंचुरी और बनानी है, ये तकरीबन अपने जीवन की पीक प्राप्त कर चुका है। अब उस पीक को और पीक पे ले जाना भी इसी के अंदर डिपेंड करता है। नहीं तो जो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं, अगर ये इस केतु सैटर्न राहु की एक्सेस से भटकेंगे तो यही 36वां साल के दौरान ये जातक खुद ही रिटायरमेंट भी ले सकता है, या 36वें साल तक अपने खेल को उस ऊंचाइयों को ले जाए जहां पर ये सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही आप चाहे, मुझे तो एस्ट्रोलॉजी मैंने पढ़ना ही जब मैं 47 कंप्लीट कर दिया तब किया, या 46 में आप कह लीजिए जब हो चुका था, तो 47 मिडल में और 48 में मैंने स्टार्ट किया। मेरे कुछ कर्म रहे होंगे जैसे सभी के रहते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान जो प्राप्त करने की कुंडली में आपके लिखा होगा तभी आप करेंगे। नहीं तो लोग, अगर आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ के उसकी आप प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? ज्योतिष की जब विद्या लेके आप किसी और चीज पे अप्लाई करते हैं तो वो भी एक रिसर्च का विषय हो जाता है, एक आपका रीओरिएंटेशन या ओरिएंटेशन लाइफ का बदलता है। और एस्ट्रोलॉजी के द्वारा ओरिएंटेशन बदलना भी आपकी कुंडली में लिखा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको उन्नति एस्ट्रो वाला के द्वारा कही हुई बातें पसंद आ रही हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी और लोगों में भी मैसेज बढ़ाएं, ताकि जो चीजें मैं आपको दे रहा हूं और लॉजिक के साथ दे रहा हूं, कम से कम 500-600 चार्ट्स पे लगाने के बाद दे रहा हूं। आप भी लगाइए। अगर आपको किसी भी लेवल पे नहीं लिखता, ये चीजें जो मैं कह रहा हूं आपको लगते हुए नहीं दिखाई देती हैं, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं अगर जब समय मिलेगा तो उसका रिप्लाई कुछ का करता हूं जहां पर वो चीजें मुझे जेन्युइन लगती हैं, तो उनका भी मैं कोशिश करूंगा। तो जय श्री राम।